नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इतिहास में विश्व इतिहास को शुरू करेंगे, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसमें विश्व इतिहास में सबसे पहले अगर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा पुनर्जागरण। ठीक है, तो पुनर्जागरण, फिर इसी तरह एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म करके फिर हम लोग भूगोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पुनर्जागरण की बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा ये टॉपिक हो गया पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। तो जो पुनर्जागरण था, ठीक है, इसके प्रारंभ के बारे में पूछा जाएगा कि इसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। तो याद रखिएगा कि एक फ्लोरेंस नगर था इटली का, वहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है। इटली के महान कवि दांते, ठीक है, इटली के एक महान कवि थे जिनका नाम था दांते, को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो जो दांते थे उनको ही पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। और ये जो दांते थे इटली के महान कवि, ठीक है, इटली के महान कवि दांते, तो इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो फ्लोरेंस नगर में हुआ था, जो कि इटली का एक नगर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, तो जो दांते था उसने क्या किया कि प्राचीन जो लैटिन भाषा था उसको छोड़ के उसने क्या किया कि जो तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन था उसमें एक कॉमेडी लिखा। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा। ठीक है, ये क्या था, एक काव्य था। और इसमें दांते ने किस चीज़ के बारे में बताया, वर्णन किया कि जो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। ठीक है, कि स्वर्ग में लोग कैसे जाते हैं, नरक में लोग कैसे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें वर्णन किया गया इसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रसर देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। ठीक है, तो जो पेट्रोक था वो दांते के बाद जो दूसरा व्यक्ति था जिसने क्या किया कि प्रसर दिया किसके बारे में, तो पुनर्जागरण के बारे में। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो जो पेट्रोक था इसे किसका संस्थापक माना जाता है, तो मानववाद का इस संस्थापक इसे माना जाता है। वह इटली का निवासी था। और ये जो पेट्रोक था वो कहाँ का निवासी था, तो ये भी इटली का था। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी दांते के बारे में पढ़ा, जो कि इटली के एक नगर फ्लोरेंस नगर का रहने वाला था, वहाँ का निवासी था। और जो पेट्रोक था वो भी कहाँ का निवासी था, तो वो भी इटली का निवासी था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। और जो इटालियन गद्य है इसका जनक किसे माना जाता है, तो एक कहानीकार थे बोकेसियो, जिन्हें माना जाता है कि वो इटालियन गद्य के जनक हैं। ठीक है, वो इटालियन गद्य के जनक है। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। तो जो डेकामेरॉन पुस्तक है वो कहानीकार बोकेसियो का क्या है, एक फेमस बुक है, फेमस यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बोकेसियो का प्रसिद्ध बुक का नाम क्या है, और आपको ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डेकामेरॉन याद रखिएगा। ठीक है, डेकामेरॉन जो था वो कहानीकार बोकेसियो का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। ठीक है, तो जो आधुनिक विश्व है, मॉडर्न वर्ल्ड है, इसके पहले राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है, तो फ्लोरेंस के एक निवासी थे मैकियावेली, उनको माना जाता है कि आधुनिक विश्व के ये पहले राजनीतिक चिंतक थे। ठीक है, पहले राजनीतिक चिंतक कौन थे, तो मैकियावेली थे। ठीक है, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है, तो इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है मैकियावेली का जिसका नाम है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो जो राज्य है उसका एक नया चित्र, एक नए इमेज को पेश करती है कौन, तो मैकियावेली। ठीक है, ये क्या है, एक पुस्तक, इस मैकियावेली की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, द प्रिंस। उसमें बताया गया है राज्य के नवीन चित्र के बारे में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक राजनीति का दर्शन किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली जो थे उन्हें कहा जाता है कि ये आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक हैं। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की
पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। तो जो पुनर्जागरण है, इसकी भावना का जो पूर्ण अभिव्यक्ति है वो कहाँ पे मिलते हैं? तो इटली के 3 कलाकारों की जो कृतियां हैं उसमें मिलती है। कलाकार कौन कौन थे? एक तो लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, उसके अलावा माइकल एंजोला और राफेल, ठीक है। ये 3 कलाकार थे जिनके कृतियों में पुनर्जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। लियोनार्डो दा विंची का आपने फेमस पेंटिंग जानते का नाम सुना होगा, कौन सा है? तो मोनालिसा का जो पेंटिंग है, ठीक है, वो लियोनार्डो दा विंची का क्रिएशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। तो ये जो लियोनार्डो दा विंची था ये बहुमुखी यानी कि मतलब मल्टी टैलेंटेड इंसान था। ये को सारे काम अच्छे से करता था। वह चित्रकार, देखिए वो क्या क्या काम करता था, चित्रकारी करता था, मूर्तिकार था यानी कि मूर्ति भी बनाता था, इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक था, कवि और गायक था, ठीक है। तो इसके अंदर इतने सारे टैलेंट थे, समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक, इन सब काम को बखूबी करता था लियोनार्डो दा विंची। इस वजह से तो इसका जो चित्रकारी है, मोनालिसा का पेंटिंग, वर्ल्ड फेमस है। तो क्या आप जानते थे पहले से ये मोनालिसा के बारे में? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पे वो चीज़ जो हम अभी आपको ऊपर बता रहे थे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो एक और नाम यहाँ पे याद रखिएगा, जो क्या नाम है? द लास्ट सपर, ठीक है। द लास्ट सपर ये भी काफ़ी फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो मोनालिसा है, ठीक है। ये अमर है यानी कि ये हमेशा, मतलब हमेशा के लिए लोगों के दिलो दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, माइकल एंजोला भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। तो जो माइकल एंजोला था वो भी क्या था? एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था, यानी कि ये भी बहुत अच्छा मूर्ति और चित्र बनाया करता था। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजोला की कृतियाँ हैं, और यहाँ पे नाम दिया गया है द लास्ट जजमेंट और उसके अलावा द फॉल ऑफ मैन। ये सब किसकी कृतियाँ हैं? तो ये दोनों के दोनों माइकल एंजोला की ही, एंजेलो, ठीक है, माइकल एंजेलो के ही ये कृतियाँ हैं। एंजोला नहीं है, एंजेलो है, ठीक है। निष्ठ सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाया गया है। तो सिस्तान में एक गिरजाघर है, ठीक है, और उसके घर में मतलब जो गिरजाघर है उसके छत में कि बहुत अच्छे से चित्र बनाए गए हैं। और वो जो चित्र बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया? तो माइकल एंजेलो द्वारा ही वो चित्र बनाया गया है। तो हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते सिस्तान के गिरजाघर में, लेकिन आप उसके बारे में गूगल करके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। तो जो राफेल था वो भी क्या था? इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। और ये जो राफेल है इसके सबसे जो मतलब अच्छा कृति है जिसे इसने खुद बनाया है वो था जीसस क्राइस्ट की जो माता थी उनकी, जिनका नाम था मेडोना, उनका एक चित्र इसने बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। और जो पुनर्जागरण काल था उसमें जो चित्रकला है इसके फादर किसे माना गया है? तो जियाटो को माना गया, ठीक है। जियाटो को चित्रकला का जनक यानी कि फादर माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। और ये जो काल चल रहा था पुनर्जागरण काल, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो इंग्लैंड का एक फ्रांसिस बेकन था, जो कि पुनर्जागरण काल का सबसे अच्छा निबंधकार था, ठीक है। निबंधकार यानी कि जो ऐसे लिखता था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द ग्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुर्तियों पर प्रहार किया है। तो हॉलैंड का एक राइटर था इरासमस, उसने क्या किया? अपना एक पुस्तक लिखा जिस द प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है, द प्रेज ऑफ फॉली। उसमें मतलब व्यंग्यात्मक तरीका, मतलब किसी चीज़ पे टॉन्ट करना, ठीक है। उस तरीके से उसने क्या किया कि जो पादरी थे, ठीक है, तो पादरियों का जो अनैतिक जीवन था, इमोरल लाइफ था, और ईसाई धर्म की जो कुरीतियाँ था उस पर अच्छे से प्रहार किया, उसको मतलब उस चीज़ को अच्छे से उसमें बताया है, ठीक है। इंग्लैंड के लेखन टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। और इंग्लैंड का एक लेखक जिसका नाम था टॉमस मूर, उसका एक पुस्तक था यूटोपिया, उसमें उसने क्या किया? उसने चित्र प्रस्तुत किया किसके बारे में? आदर्श समाज का, ठीक है, आइडियल सोसाइटी के बारे में उसने क्या किया? चित्र को प्रस्तुत किया।
मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। और जो मार्टिन लूथर, इसका नाम आपने सुना होगा, तो मार्टिन लूथर ने क्या किया कि जर्मन भाषा में उसने क्या किया कि जो बाइबल था उसका अनुवाद प्रस्तुत किया। किस भाषा में? तो जर्मनी में, ठीक है, जर्मन भाषा में। रोमियो एवं जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है, ठीक है। तो रोमियो एवं जूलियट के बारे में आपने सुना होगा, जब आप इंग्लिश पढ़ते होंगे या सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने सुना जरूर होगा रोमियो एवं जूलियट, ठीक है। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। तो इनके बारे में एक कृति है, किसका? शेक्सपियर का, जो मतलब इंग्लैंड के, वो काफ़ी अमर, मतलब समझ लीजिए अमर है, वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। बहुत जगह जब इंग्लिश में ड्रामा होता है तो इसको दिखाया जाता है, ठीक है, इसको ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के रोजर बेकन के आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। और इंग्लैंड के जो रोजर बेकन थे उन्हें आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड के रोजर बेकन को, ठीक है, इंग्लैंड के रोजर बेकन को माना जाता है। एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था, ठीक है। तो जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का केंद्र है, ऐसा चीज किसके द्वारा बताया गया था? तो पोलैंड के एक निवासी थे कोपरनिकस। आपने साइंस में इनका नाम सुना होगा या फिर ज्योग्राफी में नाम सुना होगा। तो इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको भी पता है कि जो सूरज है वो सौरमंडल का केंद्र है, यानी कि बीचों बीच सूरज है, चारों तरफ उसके बाकी जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र है सौरमंडल का, यानी कि वो बीच में है, बाकी चीज़ें इसके अराउंड में घूम रही है। तो ऐसा इन्होंने बताया था अपने जो भी अनुभव से या पढ़ के या जैसे भी इनको लगा, इन्होंने ये सब बताया था। तो ये कहाँ के थे? ये पोलैंड के निवासी थे, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दिया गया कि गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। तो जो कोपरनिकस जो चीज़ बताए, तो जो गैलीलियो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने भी यही कहा कि हाँ हाँ, जैसे कोपरनिकस ने बताया सेम ऐसा ही है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो बीच में है, सौरमंडल का केंद्र, और बाकी चीज़ें इसके अराउंड घूम रही है। तो ये चीज़ बाद में सिद्ध हुआ और ये गलत हो गया। तो जर्मनी के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला एवं केपलर, ठीक है, ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि सूर्य ग्रहों के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, ठीक है, सॉरी, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार करते घूमते हैं, हम इन लोगों का बात को उल्टा बता दिए। तो जर्मनी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे केपला या केपलर। केपलर का लॉ आपने पढ़ा होगा, अगर आप साइंस से 11th-12th किए होंगे तो उसमें चीज़ें अच्छे से बताई गई है फिजिक्स में, तो केपलर लॉ उसमें बताया गया होगा, ठीक है, जिसमें तो उन्होंने उस लॉ के थ्रू, ठीक है, केपलर ने क्या बताया कि गणित की सहायता से बताया कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। तो सबको पता है कि जो सन है, ठीक है, जो सन है वो क्या है, बीच में है, और इसके अराउंड जो भी प्लेनेट हैं, ठीक है, सैटेलाइट है, वो सब इसके चारों तरफ ही हैं। बीच में जो है वो सन है, ठीक है, बीच में जो है वो सन है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि न्यूटन न्यूटन जो था उन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। ये एकदम बेसिक सा चीज़ है, क्लास आप 5 के बाद ही ये चीज़ सीखने लगते हैं न्यूटन के बारे में। 8 में तो अच्छे से, 8 या 9th में, 7th के बाद अच्छे से समझाया जाता है, न्यूटन लॉ के बारे में अच्छे से बताया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण है, एक तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ जो है ये भी किसके द्वारा दिया गया? तो न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, ठीक है। तो जो सुधार आंदोलन हुआ था, कौन सा सुधार? धर्म सुधार आंदोलन। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? याद रखिएगा कि 16वीं सदी में जो था धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत किया गया था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, ठीक है। जो मार्टिन लूथर था वो कौन था? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था जो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो ये जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। और जो मार्टिन लूथर था इसके बारे में हमने इधर पीछे भी बताया था। तो इसने क्या किया था कि जो बाइबल था इसका पूरा अनुवाद इसने क्या किया था, जर्मन भाषा में कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि धर्म सुधार आंदोलन के जो शुरुआत हुआ था, ये जो आंदोलन हुआ था धर्म सुधार आंदोलन, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। जॉन
विक्लिफ, ठीक है, जॉन विक्लिफ विक्लिफ जो था उसको धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, ठीक है, यानी कि भोर का तारा बोल सकते हैं, सुबह का तारा बोल सकते हैं, मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। तो जॉन विक्लिफ था उसे धर्म सुधार आंदोलन का क्या बोला गया, प्रातःकालीन का तारा कहा गया। और इसके जो भी अनुयायी थे यानी कि जो इसको फॉलो करते थे उन्हें लोलार्ड्स कहा जाता था, ठीक है, तो इन्हें लोलार्ड्स कहा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि फॉलोअर बस आज के डेट में ही इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फेसबुक पे, पहले भी लोग फॉलो करते थे, लेकिन पहले धर्म को लेके उनके अच्छी चीज़ों को लेके फॉलो करते थे, ना कि रील्स को लेके फॉलो करते थे। जैसे कि गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर हुए, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हुए, भगत सिंह के फॉलोअर हुए, तो उन लोगों का जो फॉलोअर थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, मतलब वो सही चीज़ को फॉलो करते थे। और आज के जो फॉलोअर है वो सही चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे जो गंदा से गंदा चीज़ है उसको फॉलो करते हैं। आप खुद देख सकते हैं जो भी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ें परिवर्तित कीजिए अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करना, अच्छे एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छे पोस्ट पे जाना, तो उन सब चीज़ों से दूरी बनाए। अगर हर चीज़ अगर आपको अभी से मतलब इंजॉय कर चाहेंगे कि करना, तो फिर अच्छी चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बस ज्ञान की बातें हैं। तो चलिए पढ़ाई की बातों पे आते हैं। तो अमेरिका की खोज, ठीक है, अमेरिका को जो खोज किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जो कोलंबस था वो अमेरिका का खोज किया था। और भारत का खोज किसने किया था, तो एक पुर्तगाली था जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत का खोज किया था। भारत का खोज मतलब क्या, जो समुद्री रास्ता था उसका खोज किया था। बाकी भारत तो पहले से था, ऐसा नहीं था कि भारत पहले से था उसको खोज किया इसको बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आता होगा कि उसने खोज कैसे कर दिया यार, भारत तो खुद से बना होगा ना नेचुरली। तो ऐसा कुछ नहीं था, उसने बस रास्ते खोजा था ताकि उन लोगों का जो बिजनेस है उसको बढ़ावा मिले, ये चीज़ था, ठीक है। खोज का मतलब ये है, ना कि इसने इसको बना दिया। जैसे होता ना कि साइंटिस्ट ने, किसी ने लैपटॉप बना दिया, किसी ने पेन बना दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसने भारत ही बना दिया, भारत ऑलरेडी था लेकिन उसने खोज किया था। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। आई नो आप लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़े छोटे होते हैं तो उनके मन में आता होगा इस तरह का सवाल। तो चलिए इसको क्लियर कर दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। तो जो अमेरिगो वेस्पुसी इटली का एक नाम था जिसके नाम पर क्या हुआ कि अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो इस अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका नाम पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि अमेरिका का नाम अमेरिका कहाँ से आया था, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था। तो प्रशांत महासागर आप जानते होंगे कि सबसे गहरा महासागर है, पैसिफिक ओशियन। तो इसका जो नामकरण था किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा कि स्पेन का एक निवासी था जिसका नाम मैगलन था, जिसने क्या किया था, प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस टॉपिक का पुनर्जागरण का, वो ये दिया गया है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो मैगलन ही था, ठीक है। तो मैगलन ऐसा व्यक्ति था जो पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, ठीक है, समुद्री मार्ग से उसने क्या किया था, पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मैगलन था। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें आपको बताई गई हुई समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे का ये जो पॉइंट है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।